अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 10 दिसंबर है और मैं आपका मेज़बान हाजिर हूं सुबह 6 बजे 14 बड़ी खबरें लेकर के, जहां तमाम बड़ी खबरें जो हैं आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। आज कोई हेडलाइंस नहीं, सीधा आपसे एक सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सबसे बड़ा जालिम है? बशर अल असद सबसे बड़ा जालिम है या बेंजामिन नेतन्याहू आपके लिए सबसे बड़ा जालिम है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं कि एक ने अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया और दूसरे ने मुसलमानों के ऊपर हर जगह जुल्म किया, जिसकी तस्वीरें रह रह करके लोगों के सामने आ रही हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसको बड़ा जालिम मानते हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां हमास के नेतृत्व वाला वफद, जिसकी अगुवाई खलील अल हया ने की, काहिरा में मिस्र के जनरल इंटेलिजेंस मंत्री हसन महमूद रशाद से मुलाकात के बाद रवाना हो गया। हमास ने बयान में बताया कि इस मुलाकात में गजा पट्टी में संघर्ष विराम स्थापित करने और सामुदायिक सहायता समिति के गठन पर चर्चा हुई। वफद ने इस बात पर जोर दिया कि ये कोशिशें इजरायली हमलों को खत्म करने और फलस्तीनी अवाम की तकलीफें कम करने के लिए है। इस बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि इजरायली हमले शुरू होने के बाद से अब तक 44,708 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके, 1,06,050 घायल हो चुके हैं। हमास ने यह भी ऐलान किया कि उसने मिस्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें गजा पट्टी के प्रशासन के लिए एक संयुक्त समिति बनाने की बात शामिल है। कायरा के प्रतिनिधियों के बाद बैठकों के बाद इस पर सहमति बनी है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन के अंसारुल्लाह का सीरिया के समर्थन का ऐलान। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सियासी दफ्तर ने सीरिया के खिलाफ इजरायली जुल्म और हमलों की निंदा करते हुए उनके समर्थन का ऐलान किया है। अंसारुल्लाह ने अरब और इस्लामी हुकूमतों को चेतावनी दी है कि इसराइल जुल्म और बढ़ते हमले सिर्फ सीमित इलाकों तक नहीं रुकेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकते हैं। खासकर अमेरिका और पश्चिम मुल्कों के समर्थन के चलते बयान में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि सीरिया पर इजरायली जुल्म, अल कुनित्रा और जाबल अल शेख के इलाकों पर कब्जा और दमिश्क पर हवाई हमले बढ़ाना इस बात की कोशिश है कि सीरिया में एक नया हकीकत लागू किया जाए। अंसारुल्लाह ने कहा कि इजराइल सीरिया की मौजूदा हालात का फायदा उठाकर वहां अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अरब और इस्लामी मुल्कों से इस खतरे को गंभीरता से लेने और एकजुट होकर इजरायली हमलों का जवाब देने की भी अपील की है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका का आईएसआईएस पर बड़ा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर को सीरिया के सेंट्रल इलाके में आईएसआईएस के खिलाफ दर्जनों सटीक हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 75 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना ने B-52S, F-15S, A-10 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए आईएसआईएस की ताकत को खत्म करने और उनकी क्षमताओं को कमजोर करने का प्रयास भी किया है। सेंटकॉम ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर आईएसआईएस के दोबारा संगठित होने से रोकना है। सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने कहा कि हम आईएसआईएस को सीरिया की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो भी संगठन आईएसआईएस को समर्थन करेगा या उससे साझेदारी करेगा, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का नया कदम। ईरान ने सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद नई हुकूमत से सीधे संवाद की पहल की है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि यह कदम दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण राह को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सीरिया ने हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सशस्त्र गुटों तेज कर दिए और मध्य पूर्व में दर्शकों से सबसे बड़े बदलाव में से एक को चिन्हित किया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि ईरान सीरिया के नए नेतृत्व के साथ संबंध स्थिर करने और क्षेत्रीय तनाव को टालने के लिए तैयार है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी हुकूमत पर खतरा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने
कहा है कि ईरान का नजरिया परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिशें सिर्फ पश्चिमी मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कोशिशों को तेज करना बेहद जरूरी है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली सैनिकों पर हमला, 4 हलाक 17 जख्मी। गजा के उत्तरी हिस्से में हुए एक हमले में 4 इजरायली सैनिक हलाक हो गए, 17 अन्य जख्मी हुए हैं। यह हमला तब हुआ है जब विस्फोटकों से लदे एक ट्रक पर एंटी टैंक मिसाइल दागी गई। हमले की जिम्मेदारी हमास के सशस्त्र विंग अल कसाम ब्रिगेड ने ली है। गजा में यह बढ़ते तनाव और इजराइल के खिलाफ जारी मज़ाहमत का बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। वहीं आप 7वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ गजा ही नहीं बल्कि दक्षिण लेबनान में भी धमाके हुए जहां 4 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने अपने 4 रिजर्व सैनिकों की हलाकत का ऐलान किया है। यह घटना तब हुई है जब लेबनान की सरहद पर एक विस्फोटक सुरंग में फंसने के बाद जोरदार धमाका हुआ। खबरों के मुताबिक हलाक हुए सैनिकों में से एक की पहचान इजरायली के तौर पर नहीं हो रही है। यह घटना लेबनान और इजरायल के बीच जारी तनाव और संघर्ष विराम उल्लंघनों की ताजा कड़ी है। वहीं आप 8वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटेन विचार करेगा हयात अल तहरीर अल शाम का आतंकी दर्जा हटाने पर। किसका समर्थन दोस्तों मिला हुआ था आतंकी संगठन को, यह दुनिया बखूबी देख रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि हयात अल तहरीर अल शाम का आतंकी दर्जा हटाने पर विचार कर रही है ब्रिटेन हुकूमत। वरिष्ठ मंत्री पैट ने स्काई न्यूज से बातचीत में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मेरा मानना है कि आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है। एसटीएस जो कभी अल-कायदा से जुड़ी हुई थी, वर्तमान में ब्रिटेन में एक आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है। इसका मतलब है कि इस तंजीम में शामिल होना या इसे समर्थन देना गैर कानूनी है। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास ने सीरिया पर इजरायली हमलों की निंदा की है। हमास ने एक बयान जारी कर सीरिया पर इजराइल के बार बार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने ज़ायोनी हुकूमत की उन तमाम योजनाओं और लालच को खारिज किया जो सीरिया की जमीन और आवाम को निशाना बना रहे हैं। हमास ने सीरियाई आवाम के साथ अपनी मजबूत एकजुटता जताते हुए सीरिया की अखंडता, संप्रभुता और बाहरी हस्तक्षेप से आजादी पर जोर दिया है। इस बयान में हमास ने सीरियाई अवाम की हिम्मत और मजबूती की तारीफ की, ये भरोसा जताते हुए कि वो मौजूद मुश्किल हालात से बाहर निकलकर एक खुशहाल, महफूज और तरक्की पसंद मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। हमास ने इस बात को भी रेखांकित किया कि फलस्तीन अवाम और उनकी मज़ाहमत के समर्थन में सीरिया का हमेशा एक अहम किरदार रहा है। उन्होंने सीरिया के हर हिस्से से अपील की कि वे आपसी एकजुटता को बढ़ाएं, पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़कर मुल्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में सत्ता परिवर्तन का असर। ऑस्ट्रिया ने सीरियाई शरणार्थी के सभी आवेदन अगली सूचना तक रोकने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रियाई दैनिक क्रोनेन के मुताबिक यह फैसला सीरिया में नई अंतरिम हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद लिया गया है। 2024 से अब तक 12,500 सीरियाई शरणार्थियों ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह मांगी है और हजारों मामलों की अभी जांच चल रही है। इस बीच सीरियाई सशस्त्र विपक्ष ने रविवार को यह ऐलान किया कि उन्होंने अलेप्पो के उत्तर पूर्व में स्थित मंबिस शहर और लताकिया गवर्नरेट में रूसी हमीम बेस के पास स्थित जबले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अनादुल एजेंसी के मुताबिक नए शासन की ताकतों ने 80% से शहर पर कब्जा जमा लिया है और कई अन्य शहरों पर भी पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का पश्चिमी सीमाएं बंद करने का फैसला लिया गया है। ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पुलिस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद अली गुदर्जी ने ऐलान किया है कि देश की पश्चिम सीमाओं को बंद करने की योजना पश्चिम अजरबैजान प्रांत से शुरू हो चुकी है। जनरल गुदरेजी ने सोमवार को बताया कि यह योजना दक्षिण पूर्वी इलाके से शुरू हुई थी और अब पश्चिम अजरबैजान प्रांत के बांदे जिले में हांगे ए जहाल सीमा पर लागू की जाएगी।
इस योजना को 3 से 5 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी लागत 3 अरब यूरो तक होने की उम्मीद है। उन्होंने जोर दिया कि सीमा व्यापार की नियमित करने के लिए बनाए गए कानून के तहत ईरान को इराकी हुकूमत और इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र के साथ समन्वय की जरूरत है, ताकि कुर्दिस्तान प्रांत में सीमा चौकियों और बाजारों को फिर से खोला जा सके। वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काबुल में ईरानी राजदूत की मुलाकात। ईरानी गणराज्य ईरान के नए राजदूत अली बगदली से काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात की है। ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में बताया कि अली रजा बेगदली, जिन्हें हाल ही में ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने आदेश पर अफगानिस्तान में ईरानी दूतावास का प्रमुख नियुक्त किया गया है, उन्होंने ये मुलाकात की। बेगदली, जो पहले विदेश मंत्रालय में उप परामर्शदाता के पद पर कार्यरत थे, अब काबुल में ईरानी राजदूत के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जो अफगानिस्तान और ईरान के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। वहीं आप 13वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान में कौमी इत्तेफाक की नई शुरुआत। ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर के डिप्टी हेड फॉर कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आयतुल्ला मोहसिन कौमी ने राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन के नेतृत्व में बनी नई कौमी इत्तेफाक हुकूमत पर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद ईरान एक मजबूत राह पर आगे बढ़ रहा है। ये बातें उन्होंने 6 दिसंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में ईरानी दूतावास में आयोजित स्टूडेंट डे समारोह के दौरान कही। इस मौके पर ईरानी राजदूत और रूस में रहने वाले ईरानी छात्र भी मौजूद थे। आयतुल्ला कौमी ने कहा कि तमाम लोगों को सुप्रीम लीडर की क़यादत में एकजुट होकर इत्तेफाक और यकजहती को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आयतुल्ला सैयद अली खामेनी की छात्रों और ईरान के साइंटिफिक मूवमेंट के लिए की गई कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर साइंटिफिक ऑप्थराइड के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ईरान छात्रों को स्टूडेंट डे की मुबारकबाद देते हुए उन्हें समाज के मुअज्जिन करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर छात्र सुस्ती में पड़ जाएं तो पूरा समाज उनकी राह पर चलने लगता है। वहीं आप 14वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल का सीरिया पर सबसे बड़ा हमला। इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली वायुसेना ने रविवार और सोमवार को सीरिया में 150 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों का उद्देश्य सीरियाई सेना को खत्म करना बताया गया। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक इन हमलों में सीरियाई सेना की टैंक, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। इस हमले में 1973 की अक्टूबर वॉर के बाद से सीरिया पर सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने खुलासा किया है कि इन हमलों ने दमिश्क के सुमरिया इलाकों के गोदामों के साथ साथ लताकिया की कर्निश, मुशरिफा और रास शमरा को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में इजराइल ने सीरियाई एयरफील्ड्स पर मौजूद सभी लड़ाकू विमान, रडार और हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया। सोमवार शाम को इजरायली हमलों के लताकिया के बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों ने सीरिया की सुरक्षा और संप्रभुता को गहरी चोट पहुंचाई है। दोस्तों, अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि कल तक जो लोग मुबारकबाद एक दूसरे को पेश कर रहे थे, अब कहां हैं जब सीरिया पर कब्जा किया जा रहा है इजराइल द्वारा, और किसके इशारे पर यह सारी चीज हुई, ये तस्वीरें लोगों के सामने बखूबी आ चुकी हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।